Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 16 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Duos News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ना फर्स्ट आर्टिकल देखिए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए एक छोटी सी अपडेट हो जाती है. अपडेट ये है, आप सभी को इजराइल के बारे में यहाँ पर पता है. इजराइल ने अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट की थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये कहा था, ऑर्डर दिया था कि जो नॉर्थ गाजा में पॉपुलेशन है, जो सिविलियंस हैं, वो क्या करें, नॉर्थ गाजा को यहाँ पर छोड़ के चले जाए. ओके, तो अभी यहाँ पर एक्चुअली किया गया है. इसी के चलते जो इजराइल थे उन्होंने जो फूड था, वाटर सप्लाई थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सारी चीज़ों को यहाँ पर बंद कर दिया था. बट यहाँ पर यूएस ने क्या किया, अभी इंटरवीन किया. यूएस के इंटरवेंशन से क्या हुआ है कि इजराइल ने जितने भी लोगों ने नॉर्थ गाजा को यहाँ पर छोड़ा है उस प्लेस को, और उन्हें कहाँ पर अब पुश किया जा रहा है कि उन्हें सदर्न स्ट्रिप में यहाँ पर पुश किया जा रहा है कि वो वहाँ पर रहें. और इजराइल ने भी अभी क्या किया है, जो वाटर सप्लाई है, फूड का जो वहाँ पर आपका सामान है, सारी चीज़ें उन्हें अवेलेबल करवाई जा रही हैं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. चलिए नेक्स्ट मूव करने से पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इज एन इकॉनमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मनी मल्टीप्लायर इन द इकॉनमी. तो हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी में मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होता है. पहला आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो. जब हमारे पास जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, CRR जो होता है, वो इंक्रीज होता है, तो क्या इससे हमारी इकॉनमी की एक तरीके से हम कह सकते हैं इकॉनमी में जो मनी होता है वो मल्टीप्लाई होता है. सेकेंड ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन. अगर लोगों की, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, ये आपका एक प्लेस है, यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं बैंक से यहाँ पर सिर्फ 10 या 15 लोग एंगेज हैं कि वो बैंक से यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने अपना सेविंग अकाउंट खुलवा के रखा है, सारी चीज़ें करवा के रखी हैं. तो अगर इसका जो नंबर है हम उसको इंक्रीज करके कितने कर दें, यहाँ पर 60 से 70 लोग ऐसा कर रहे हों, ठीक है, तो मतलब कि लोगों की जो बैंकिंग हैबिट है वो क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो. तो दिस कुड बी अ रीजन फॉर द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी. तो क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा. थर्ड स्टेटमेंट की बात करता है, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो. इसको हम SLR भी शॉर्ट फॉर्म में, इसका जो एक्रोनिम है वो क्या है आपका SLR. तो ये कहा जा रहा है, जैसे कि CRR का आपका इंक्रीज की बात की जा रही है, अगर SLR आपका इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, ये एक मनी मल्टीप्लायर की तरह इकोनॉमी में हमारा काम करता है. लास्ट वन इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अगर कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो कैसे हमारी इकोनॉमी की मनी भी मल्टीप्लाई होगी या नहीं. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट, आप लोग वीडियो को पॉज करें, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करें. अगर आपको आता है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ इसका आंसर ये है. नहीं आता फिर भी आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ ही शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं. आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन है, स्पीकर हैं. तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें क्या करना होगा, अपना जो सीट है उसको वैकेट करना होगा, मतलब कि खाली करना होगा ऑफिस, इफ ही एंड शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली. अगर वो मेंबर ऑफ द असेंबली नहीं रहती हैं. आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी कि अगर उनकी मेंबरशिप, आपकी असेंबली की जो मेंबरशिप है वो यहाँ पर सीज कर ली गई हो, हटा दी गई हो, तो उनको तुरंत ही क्या करना होता है, अपनी जो सीट है उसको वैकेट करना होता है एज अ स्पीकर. ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वैकेट हिज हर इमीडिएटली.
इसमें ये कहा जा रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की। देखिए अभी यहाँ पर आपके बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को पढ़िएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ओके, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। वीडियो के एंड में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, तो इंश्योर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए फिर भी यहाँ पर ये इजराइल और जो हमास का कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो ये इतना ज़्यादा आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर। द वर्ल्ड नीड्स टू बी स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। हम पानी को बहुत ही ग्रांटेड में लेते हैं कि हाँ हमें फ्री का मिल रहा है तो हम जैसा चाहें उसको वैसा यूज कर सकते हैं। हम बात करें किसकी, 16 अक्टूबर। आज कौन सी डेट है आप सभी को पता है, आज 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का जो हमारा वर्ल्ड फूड डे है 16 अक्टूबर का, तो हमारा थीम क्या है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। अब ये वाटर हमारे लिए एकदम से तो नहीं कह सकते, बट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। ओके, कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शन एंड मैनेजिंग वाटर वाइजली। अब ये किसके लिए यहाँ पर बुलावा दे रहा है एक तरीके से कि अब हमें वाटर को मैनेज करना होगा वाइजली, बहुत ही होशियारी से वाटर का यूज करना होगा और अर्जेंट एक्शंस लेने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आपका क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के कारण हमें यहाँ पर क्रिटिकल्स क्या देखने को मिल सकते हैं, चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी आपकी कंट्रीज हैं जो सीवियर चैलेंजेस यहाँ पर, जैसे कि फ्लड हो गया, आपका अनसीजनल रेन हो रही है, ड्रॉट हो रहा है, या फिर सालों सालों तक यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारी कंट्रीज अभी भी इसको क्या कर रही, फेस कर रही हैं। आप सभी को पता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट क्या है कि 2030 तक हमें हमारे जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें अचीव करना है। उसमें से आपका एक गोल क्या है, हमें वाटर को, सेफ वाटर की हम बात करते हैं, है ना, सेफ वाटर, हमें यहाँ पर हर एक इंसान को एक सेफ वाटर मिलना चाहिए। अब देखिए पानी से यहाँ पर कितनी सारी चीजें लिंक है, इसमें वही पूरा डिस्कस किया गया इस पूरे आर्टिकल में कि हम बात करें किसकी, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन, ओके, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपका IFAD है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, यूएन की ये सारी क्या है आपकी फूड एजेंसीज हैं जो यहाँ पर क्या कर रही है, स्ट्रेस कर रही हैं, मतलब कि फोकस कर रही हैं कि अब हमें क्या करना होगा, इनोवेटिव एक्शंस लेकर आना होगा, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लेकर आना होगा और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की जरूरत है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, ये जो वाटर रिसोर्सेस उसको मैनेज कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे और उनको अवेलेबल करवा पाएंगे जहां पर भी इनकी कमी है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये पैराग्राफ में ये डिस्कस किया गया है कि आपकी जितनी भी यूएन की एजेंसी हैं उन्हें एक साथ कोलैबोरेट करना होगा, जिससे हम क्या कर सकें, उसमें हमें मेनली 2 चीज लेकर आना होगा। एक इनोवेटिव अप्रोच, हमें यहाँ पर अब इनोवेशन की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब हम नेचर पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण हमें एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक इनोवेटिव एक्शंस की जरूरत है और उसके साथ साथ एक कोलैबोरेटिव, मतलब कि कोलैबोरेशन, सारे लोगों को एक साथ, जितनी भी आपकी एजेंसीज हैं उनको एक साथ आना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो वाटर क्रंच है, वाटर का जो ये हम कह रहे हैं क्राइसिस है, उसको हैंडल कर पाएंगे। अब वाटर की अगर हम बात करते हैं, ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर आपका डायरेक्टली लिंक है फूड एंड न्यूट्रिशन से। वाटर है किससे लिंक है, ये आपका फूड एंड न्यूट्रिशन से। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक पूरी साइकिल बन जाएगी। आपका ये वाटर हुआ, हम इसको ऐसे समझते हैं, ये आपका वाटर है, ठीक है। वाटर की कमी हो रही है, वाटर की कमी हो रही है। आप लोगों को यहाँ पर पता है कि इंडिया में 80% जो आपके मतलब कि लोग हैं, 80% ऑफ पीपल किस में यहाँ पर इंगेज है, एग्रीकल्चर में इंगेज है। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो डायरेक्टली किससे लिंक है, यहाँ पर रेन वाटर से, यहाँ पर इरिगेशन और रेन वाटर से यहाँ पर इंगेज है। आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, ओके। किससे इंगेज है, आपका रेन वाटर से यहाँ पर इंगेज है। मतलब कि हमारा इंडिया का जो 60% जो फूड आता है, टोटल फूड जो प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ से होता है, एग्रीकल्चर से होता है। और रेन वाटर उसमें आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब कि हमारा जो एग्रीकल्चर कैसा है, रेन फेड एग्रीकल्चर है। अगर पानी की कमी होती है तो इससे क्या होगा, आपका फूड क्राइसिस होगा। साथ साथ
क्या होता है, जैसे कि पानी की जब कमी होती है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है और आपका जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो उसमें भी हमें कमी दिखाई देती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे फूड आइटम्स हम ग्रो कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स ग्रो कर रहे हैं, उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। न्यूट्रिशन की कमी तो देखिए वाटर के कारण दो चीज हुई, एक तो पहला फूड क्राइसिस और दूसरा यहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, ये हुआ। अब हमने इतना यहाँ पर डिस्कस किया, न्यूट्रिशन की आपकी कमी हुई तो इससे हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन की कमी हुई मतलब कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो खराब हुआ। हेल्थ सिस्टम हमारा खराब हुआ तो अब हम किसकी तरफ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, एक बर्डन इंक्रीज होगा। हॉस्पिटल में हम जाएंगे, हमारा यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट तो हमें यहाँ पर बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है, बट हम देखते हैं कि लार्ज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी इज एंगेज इन अ इनफॉर्मल सेक्टर। वहां पर उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस ये सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। ओके, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, अपने पॉकेट से उन्हें हेल्थ में खर्चा करना पड़ता है। ओके, फिर डायरेक्टली किससे आपका लिंक होता है, आपकी पॉवर्टी से यहाँ पर लिंक होता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटर पॉवर्टी, गरीबी की तरफ हमें लेकर जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि टोटल हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप टोटल जितने भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या हमारे यहाँ पर गोल्स हैं। ओके, जैसे कि फूड क्राइसिस की हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो ये क्या हम इन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं। ओके, तो यही कहा जा रहा है कि आपका जो एक गोल है वो आपके जितने ये अदर गोल्स है ना उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लिंक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें ये है आर्टिकल में नेक्स्ट आपका क्या कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ अब हमें क्या करना होगा, हमारे जो एग्री फूड सिस्टम है उन्हें ट्रांसफॉर्म करना होगा, है ना। हमें यहाँ पर एक सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, है ना। इस बात पर हमें ध्यान रखना है। तो इसी के चलते आप यहाँ पर वेरियस आपकी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इट सपोर्ट फार्मर्स, अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि वाटर यूज इफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सो FAO जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम को और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, जो हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी उसको इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसमें उन्होंने क्या किया है, आपके जो उत्तर प्रदेश में स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, एट द सेम टाइम आंध्र प्रदेश फार्मर मैनेज्ड ग्राउंड वाटर सिस्टम, जो हमारे आंध्र प्रदेश के फार्मर्स हैं वो ग्राउंड वाटर सिस्टम जो प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें 638 हैबिटेशंस आपको देखने को मिलते हैं और 7 ड्रॉट प्रोन जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें वो देखने को मिलते हैं। तो वहां पर इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। IFAD की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, क्लाइमेट चेंज को इंश्राइन किया है और जो कोर स्ट्रेटेजीज हैं उसको अडेप्ट किया है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग आपकी हो ही रही है, तो हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग adverse impact of climate agriculture and helping farmer to adapt the increasing volatility of weather condition। कि मतलब ये वेदर तो आपका चेंज होगा, मौसम तो आप चेंज होगा ही, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सॉइल की हेल्थ को कैसे रिस्टोर और प्रिजर्व कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन दैट। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन जो हमारा IFAD है वो प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, और हम बात कर सकते हैं किसमें वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना होगा, क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स लेकर आना होगा, वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स लेकर आना होगा, मिलेट्स को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि आपके जो मिलेट्स होते हैं वो उनको जो आपके जहाँ पर पानी की कमी होती है उन एरियाज में इजीली ग्रो किया जा सकता है एंड उनका हमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी देखने को मिलता है, तो हम इंक्लूड कर सकते हैं मिलेट्स को। उसके बाद हम जो हमारे ट्रेन फार्मर्स होते हैं क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ हम मूव कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं WFP की, ये भी कोलैबोरेट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ टू डेवलप अ स्मॉल होल्डर फार्मर्स फोकसिंग ऑन विमेन। ज़्यादातर हम यहाँ पे विमेन पर भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकें, सॉल्यूशन को लेकर आ सकें। अब हमें क्या है, एक स्टेप की जरूरत है। कैसे स्टेप की जरूरत है कि अगर हमें ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करना है तो इसके लिए हमें एक पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है और एक कंक्रीट इन्वेस्टमेंट
क्या, हमें दो चीज़ चाहिए, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट और दूसरा यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। दो चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ इस इन्वेस्टमेंट से, जो पॉलिटिकल कमिटमेंट से क्या होगा, हम नई नई पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, और इन्वेस्टमेंट से होगा तो इससे क्या होगा, हम इनोवेटिव और प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ सकते हैं, जिससे फार्मर्स क्या कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है और जो रेजिलेंस शॉक्स, मतलब कि आपको शॉक्स देखने को मिल रहे हैं, उसको हम अडेप्ट कर सकते हैं। ओके, इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल फाइनेंशियली वेरेबल इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रेटजीज को लेकर आ सकते हैं। हम यहाँ पर जो कार्बन फुटप्रिंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बायो आपका जो हजार्ड होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, उसको कम किया जा सकता है। ओके, सो द यूएन's फूड एजेंसी वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट ऑफ India and state government on the innovations such as solar for resilience, secure fishing and the revival of millets for renewable energy promotion, food security and nutrition। तो हमें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, यूएन की जो फूड एजेंसी है उसके साथ क्लोजली यहाँ पे वर्क कर रही है, जिससे हम क्या कर सके, जो हमारे इनोवेशन है हमारे इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के, लाइक सोलार फॉर रेजिलेंस, सिक्योर फिशिंग, है ना, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सके, जल्द से जल्द अचीव कर सके। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव करते हैं ओलंपियंस हाइट। हमने कल ही इस आर्टिकल को डिस्कस किया था कि ये बात हो रही है अभी, मतलब ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि 2036 एडिशन जो है ओलंपिक्स का, वो इंडिया में होस्ट किया जाएगा। ओके, अब इससे क्या होता है, ओलंपिक्स को यहाँ पर ये क्यों मतलब कहा जाता है कि हमें होस्ट करना चाहिए, जो गेम्स होते हैं, सिर्फ हम ओलंपिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, और भी हमारे जो अदर गेम्स हैं, इससे क्या होता है, तो देखिए इसमें ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ आपका जो फर्स्ट पैरा है आप इसको रीड करेंगे। ये क्या होता है, एक तरीके से जो ओलंपिक्स जो गेम्स होते हैं वो सॉफ्ट पावर मीडियम की तरह काम करते हैं किसी भी कंट्री के लिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेरियस कंट्रीज होती हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि उनकी कंट्री में क्या हो, यहाँ पर जो आपके गेम्स हैं वो होस्ट किए जाएं, ऑर्गेनाइज किए जाएं। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक सेशन हुआ है मुंबई में, जिसमें ये कहा गया है कि ये हमारा एफर्ट्स रहा है इस बार का कि 2036 जो एडिशन है, मतलब कि आपका ओलंपिक्स का, वो कहाँ होस्ट किया जाए, इंडिया में होस्ट किया जाए। इससे क्या होगा, एक हमारा सॉफ्ट पावर का मीडियम यहाँ पर तैयार होगा, और ये क्या करता है, डायरेक्टली जो हमारा स्पोर्टिंग है, इकोनॉमिक और सोशल कल्चर है, उस पर भी इम्पैक्ट डालता है। ओके, इसमें सिर्फ अभी इतना ही है, ज़्यादा आप लोगों को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्लोजिंग द जेंडर पे गैप इन द वर्कफोर्स। अब देखिए, आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले हमने अभी नोबेल प्राइज की बात की थी, है ना, नोबेल प्राइज की। जो इकोनॉमिस्ट है आपकी, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लॉडिया की। ये जो आपकी क्लॉडिया गोल्डन है, उनको यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में। क्यों मिला है, उन्होंने क्या काम किया था, मतलब उन्होंने पूरा स्टडी की थी सेंचुरीज ऑफ, मतलब पूरी 200 साल तक की उन्होंने मतलब सारी टाइमलाइन देखी, स्टडीज की, सारी चीज़ें की, और उन्होंने जो जेंडर पे गैप है, मतलब कि जो जेंडर गैप है, इसके बारे में उन्होंने स्टडी की। अब इस आर्टिकल में देखिए, ज़्यादा इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, आपकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं आप उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, पहले तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था हर एक चीज़ में। आपका एक बॉय चाइल्ड है, ये बॉय हो गया आपका, और ये गर्ल हो गई। पहले तो गर्ल का मेन काम ये रहता था कि आपको सिर्फ जो आपके हाउस होल्ड वर्क्स हैं उसमें आपको इंगेज रहना है, और जो बॉय रहता था, मेल पार्टनर है, वो आपका मतलब बाहर जाएगा, कमाएगा, खाएगा, ये सारी चीज़ें होती थी। इसलिए हम इनकी जो एजुकेशन होती थी, सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। गर्ल्स जो होती थी आपकी, जो फीमेल और वुमेन आप कह सकते हैं, उनका जो रहता था कि आप क्या करती थी, वो घर में काम करना था, और उनका मेन फोकस था आपका हाउस होल्ड, और वो भी कैसा होता था, अनपेड होता था। कैसा होता था, अनपेड होता था। बट धीरे धीरे यहाँ पे टाइम चेंज हुआ, आपका रिवोल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर आपके इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई कि किस तरीके से अमेरिका में यहाँ पर रिवोल्यूशन हुआ आपका, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हुई, तो वहाँ पर थोड़ा लेबर्स की क्या हुई, आपकी डिमांड हुई। ओके, फिर वेमेन भी क्या होने लगी, इन सारी चीज़ों में इंगेज होने लगी। लेकिन हमने वहाँ पर भी क्या देखा, वर्कफोर्स में भी, कि जो आपका पेमेंट था, वेजेस थे, उसमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कैसे डिफरेंसेस, आपका जो मेल पार्टनर है, मेल है, उसको यहाँ पर ज़्यादा वेज दिए जाते थे इन कंपैरिजन टू विमेन। काम दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर मेल को ज़्यादा वेज दिया जाता था, ज़्यादा सैलरी दी जाती है, बट विमेन को यहाँ पर कम दी जाती है। तो ये हो गया दूसरी चीज़। ओके,
फिर यहाँ पर कहा जाता है कि अब क्या हो रहा है, जैसे कि हम मेल की बात करते हैं, मेनली यहाँ पर किसको कंसिडर किया जाता है, कई बार हमने ये देखा होगा आपके जो ऑफिसेस होते हैं, आप इंडिया में एग्जांपल ले लीजिए, ये कहा जाता है कि अगर हम एक्स्ट्रा आवर क्या कर लेंगे, यहाँ पर काम कर लेंगे तो उसका हमें बोनस मिलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है कि हमें बोनस मिलेगा और उसका हमें एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, ये सारी चीज़ें होती। तो आपके जो हम कह सकते हैं जो मेल होते हैं वो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करते हैं, लेकिन फीमेल ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्हें यहाँ पर घर का भी काम करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर इसमें एक बहुत ही अच्छी बात की गई है, आपको यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करना है कि देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर मॉमी ट्रैक जिसको हम कहते हैं, किसको? मॉमी ट्रैक। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल रही है, जो आपके मेल पार्टनर होते हैं, मान लीजिए कोई मेल पर्सन है यहाँ पर, वो क्या करता है घर तक को छोड़ देते हैं कई बार कि उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, सारी जॉब मिल रही है, इसलिए वो लेट नाइट जो डिनर्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, उसमें रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका प्रमोशन का चांस और बोनस का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन आप लोगों ने क्या ये जो डिमांड है, अगर आप विमेन के सामने रखते हैं, है ना, कि हम ये विमेन के सामने रखते हैं कि वो क्या करें, ज़्यादा देर तक यहाँ पर काम करें, लेट नाइट डिनर्स तक यहाँ पर काम करें, मीटिंग्स को यहाँ पर अटेंड करें, सारी चीज़ें करें, तो इनसे क्या होगा, उन्हें बोनस दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। बट यहाँ पर जो ये डिमांड है वो इनकम्पेटिबल है विथ रेजिंग चाइल्ड ना, बच्चों को यहाँ पर बड़ा करना ये बहुत ही बड़ा क्या होता है, आपका काम होता है। इवन आप लोगों ने कई बार देखा होगा बहुत ही अच्छी अच्छी जो जॉब्स होती हैं विमेन के द्वारा छोड़ दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पर हाउस होल्ड वर्क में आपका जो ये मॉमी ट्रिक जिसे हम कहते हैं, है ना, वो उसको चूज करते हैं इन कंपैरिजन टू जॉब, अपना करियर चूज करने के बेस पर। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अभी जो प्रोफेसर गोल्डन जी को यहाँ पे इन्होंने जो ग्रीडी वर्क का जो कल्चर है वो धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर काम करते हैं और विमेन को यहाँ पर ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व नहीं किया जाता? क्योंकि क्या होता है, आपकी दो चीज़ इसमें विमेन के साथ इन्वॉल्व होती हैं। पहली यहाँ पर फिजिकल आपका आ जाता है, दूसरी यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि विमेन अगर मैरिड है तो उनको हाउस होल्ड वर्क भी रहता है, साथ साथ हाउस होल्ड के साथ अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें यहाँ पर लीव प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि अगर देखिए कोई भी ऑफिस है, वहाँ पर आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं कि वो क्या करें, दो लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय करें और दो लोगों को वो एम्प्लॉय करें जो कि एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ पर काम कर सकते हैं, या फिर वो 4 एम्प्लॉय को यहाँ पे एम्प्लॉय करें जो कि सिर्फ वो 5 घंटे काम कर रहे हों और यहाँ पे जो 2 एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर अपना 6 से 7 घंटे दे रहे हैं। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 एम्प्लॉय हैं, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं, आपका जो ऑफिस स्पेस है सिर्फ ये 2 लोगों के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 और ये जो 4 लोग हैं, है ना, ये कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ वो 5 घंटे काम कर रहे हैं, ऑफिस स्पेस भी आपका ज़्यादा लग रहा है, इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर इशू आ जाती है। इसलिए आप लोगों ने अभी देखा होगा कि आज का टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, हम आगे क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो ये भी सजेस्ट किया जैसे कि विमेन आपकी कहाँ इन्वॉल्व है, आपका जो शादी वाला मैटर होता है कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है हमारे करियर पे, तो ये सारी चीज़ें भी अभी क्या हो रही है, धीरे धीरे जो आपकी फर्टिलिटी है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, विमेन को बहुत ज़्यादा अभी टाइम मिल रहा है। इसका जो एडवांटेजेस है हम यहाँ पर उठाया जा सकता है, ले सकते हैं। तो अभी एट द एंड इसमें यही कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को अब रीशेप करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक हम कपल्स की बात करते हैं, आपके जो कपल हो गए उसमें एक मेल भी होता है और फीमेल भी होती है। अगर उनका चाइल्ड है यहाँ पर तो चाइल्ड दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ यहाँ पर फीमेल पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो मेल पार्टनर है वो आपके हाउस होल्ड वर्ड्स में आपका जो वर्क है वहाँ पर इंगेज हो और आपकी यहाँ पर हेल्प करे। तो दोनों तरीके से यहाँ पर हो सकता है। इवन बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी कहा गया है कि जो आपके हम बात करते हैं, बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं जो यहाँ पर आपका ओवर टाइम करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए, इवन किसी भी चीज़ के लिए क्या होता है, आपका अच्छा नहीं होता है। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस ओवर टाइम को, ये जो ओवर टाइम का जो आपका फैक्टर है उसको यहाँ पर कम करना होगा। ठीक है, तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इजराइल हमास एंड द लॉ ऑफ वॉर। तो इसमें देखिए हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ वॉर। वॉर जब आपकी होती है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, आपकी वॉर कितने टाइप की होती है पहले तो हमें ये समझना होगा, कैसे होती है ये देखना होगा। ठीक है, उसके पहले हम बात करते हैं, अगर हम इंटरनेशनल लॉ में देखें तो जो आपके आर्म कन्फ्लिक्ट होते हैं, आर्म कन्फ्लिक्ट का मतलब बात करें कि इसमें मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है, दोनों यहाँ पर आर्म कन्फ्लिक्ट
होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में आपके दो कैटेगरीज के आपके जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिफाइन किया गया है। पहला होता है इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम IAC कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन IAC इंक्लूड द केसेस ऑफ डिक्लेयर्ड वॉर और एनी अदर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 और मोर कंट्रीज। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, ये जो IAC होता है इसमें आपके दो नेशन क्या इन्वॉल्व हो। आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का, ठीक है। यहाँ पर दो नेशन आपकी क्या है, दो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है वॉर में आपकी इन्वॉल्व है। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है, एक तरीके से आपका क्या हो जाता है, नॉन गवर्नमेंटल फोर्स होती है और दूसरी तरफ आपकी गवर्नमेंटल फोर्स होती है। एग्जाम्पल आपका इस टाइम का जो आपका इजराइल और हमास के बीच में जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे आपके रूल्स होते हैं जो कि अभी इजराइल और हम बात करें हमास के द्वारा यहाँ पे फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 3 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन अप्लाइज टू NIAC, दस इजराइल एंड हमास आर ऑब्लिग्ड टू अबाइड बाय IHA। अब आपका IHA क्या है, ये है आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या होता है, पहले आपको ये भी समझना होगा, बट उससे पहले आपकी जो दो वर्ड्स हैं वो आपको समझना होगा। अंडर द कंडीशन, व्हाट कंडीशन और व्हेन कैन कंट्रीज कैन यूज फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन, दिस नोन एज जस एट बेलम रेगुलेटेड बाय द UN चार्टर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कौन सी कंडीशन पर और कब कंट्रीज अपना फोर्स को यूज कर सकती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ये आपका क्या कहलाता है, जस एट बेलम। ये आप इसको कहीं नोट डाउन करके लिख सकते हैं। सेकेंड इसमें है कि वॉर को कैसे लड़ा जाए। देखिए पहली चीज होती है कि एक जैसे कि दो कंट्रीज यहाँ पर आपस में कन्फ्लिक्ट में आ रही हैं, तो यहाँ पर किस कंडीशन में, जैसे कि इन्होंने इस पर हमला किया, ये A है और ये B है, इन्होंने क्या किया, इस पर हमला किया, A ने B पर हमला किया। अब B को भी क्या करना है, अपना किस तरीके से अपनी फोर्स को यूज करना है कंट्रीज में इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ये इस चीज को हम क्या कहते हैं, जस्ट एट बैलेंस कहते हैं, ठीक है। फिर वॉर कैसी लड़ी जानी चाहिए, मिलिट्री के यहाँ पर जो एक्शंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपके यहाँ पे सोल्जर्स हैं और आपका एक कमांडो है, तो कमांडो यहाँ पर एक्शन मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर देगा ना अपने यहाँ पर जितने भी आपके सोल्जर्स हैं, तो वॉर कैसे लड़ा जाना है, कैसे यहाँ पर लड़ाई होगी, इस चीज को हम क्या कहते हैं, जस्ट इन बैलो कहते हैं, ठीक है। सो हाउ ऑफ यूजिंग फोर्स और द लॉ ऑफ वॉर इज नोन एज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो यहाँ पर फोर्स को कैसे यूज करना है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा जाता है। ओके, और इसको यहाँ पर कोई भी आपका आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें जो रूल्स दिए गए हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। अब कहा जाता है कि अगर ऐसा कोई वॉर होता है हम बात करें नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसमें सिविलियंस को क्या हमें किल करना चाहिए। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है IHL का, इसमें यहाँ पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसमें सिविलियंस के ये जो वॉर होती है सिर्फ किसके बीच में होती है, आपके कॉम्बेटेंट्स के बीच में होती है। मतलब कि दो ग्रुप हैं, यहाँ पर आपके आर्मी ऑफिसर्स हो गए और जो अदर ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, ठीक है। इसमें सिविलियंस को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज पर हमें फोकस करना होता है। जो मिलिट्री का टारगेट होता है वो सिर्फ किस पर होता है, यहाँ पर जिस पर जो कॉम्बेटेंट है, जिन्होंने अटैक किया है, उस पर होना चाहिए, सिविलियंस और सिविलियन के ऑब्जेक्ट्स पर नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमास ने यहाँ पर क्या किया है, जितने भी सिविलियंस है उनको किल किया है, तो हमास ने यहाँ पर इलीगल उनका ये क्या है, इलीगल तरीके से आ जाता है। सो इजराइल्स इलीगल एंड बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन। अब हम क्या कहते हैं, जो पास्ट में इजराइल के द्वारा यहाँ पर पैलेस्टीन की टेरिटरी है 1967 में, इसको जब आपका ऑक्यूपाई किया था, तो इस चीज को यहाँ पर क्या करता है आपका, हम इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हम हॉस्टेजेस को यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, तो हमास ने क्या किया है, इजरायली हॉस्टेज यहाँ पर रखा, जो कि आपका इलीगल हो जाता है। ओके, हॉस्टेज टेकिंग इन इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज एज अ वॉर क्राइम। आपका जो रोम स्टेटस है उसमें आर्टिकल 8 है, तो अगर आप हॉस्टेज को यहाँ पर लेकर जाते हैं तो ये वॉर क्राइम के उसमें आता है, तो ये भी हम ऐसा नहीं कर सकते। ये आपका इंटरनेशनल क्राइम कोड, क्रिमिनल कोड जो है उसके अंदर ट्रीटी में आपका ये दिया गया है। तो उन्होंने भी क्या किया, जो होस्टेस को वो लेकर गए हैं वो भी एक तरीके से क्राइम के अंडर यहाँ पर आता है।
अब इसी के चलते यहाँ पर इसराइल ने क्या किया, जो सप्लाई ऑफ फूड्स थी, जो गाजा स्ट्राइप्स थी, वहां पर फूड की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल, ये सारी चीजों को यहाँ पर रोक दिया था, ब्लॉक कर दिया था पूरी तरीके से। लेकिन आप सभी को पता है कि इसके कारण यहाँ पर 2 मिलियन पीपल की जो लाइफ है वो क्लोजली इससे यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कनेक्ट है। तो यहाँ पर एक तरीके से कलेक्टिव पनिशमेंट की बात की जा रही है कि हम यहाँ पर क्या होगी, आपकी कलेक्टिव पनिशमेंट होगी। तो ये आपके वॉर्स के कुछ लॉस थे। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होंगे किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। आपके 2 टाइप्स के आर्म कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा होता है नॉन इंटरनेशनल। अभी जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है वो कैसा है, नॉन इंटरनेशनल है। ठीक है, आपको ये इतना यहाँ पर याद रखना है। और ये दोनों जो पॉइंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जस एट बेलम एंड जस इन बेलो की। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, श्रीलंका मूव्स टूवर्ड्स RCEP बांग्लादेश इन क्वी। आप सभी को यहाँ पर पता है कि कुछ सालों पहले ही जो आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, उससे इंडिया ने क्या कर लिया था, पुल आउट कर लिया था। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, बेल्ट एंड जो आपका चाइना का BRI फोरम है, इसकी यहाँ पर संडे को यहाँ पर मीटिंग वगैरह हुई है। ठीक है, विजिट हुई है। इसी के चलते जो श्रीलंका है वो यहाँ पर क्या चाहते हैं कि वो आपका जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट RCEP है उसको वो ज्वाइन करना चाहते हैं। इवन बांग्लादेश भी क्या करना चाहता है, इस चीज को ज्वाइन करना चाहता है। अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं कि वो इसको ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, ये एक एग्रीमेंट था किसके बीच में, आसियान नेशंस के बीच में यहाँ पर एक एग्रीमेंट था। मतलब कि हम क्या करेंगे, जो भी आसियान नेशन से इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपका RCEP आता है। उसके बाद द एग्रीमेंट एम्स टू पास कॉमर्स इन कम्युनिटी सर्विसेज एज वेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमंग अदर थिंग्स। तो इसमें किस किस चीजों में आपका होगा, जैसे कि आपके कम्युनिटीज हैं, सर्विसेज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, इन सारी चीजों पर होगा। इसमें टोटल 15 नेशंस अभी इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ये सारे आपके नेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इंडिया ने भी इस ग्रुप को एक टाइम पर ज्वाइन किया था आफ्टर द इनिशियल नेगोशिएशंस, बट लेटर उन्होंने इससे क्या कर लिया था, पुल आउट कर लिया था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इट इज द फर्स्ट फ्री ट्रेड डील बिटवीन ब्रिंग्स टुगेदर आसियान 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप लोगों को ये याद रखना है कि ये पहला ऐसा ट्रेड डील है जिसमें आपकी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की बात करते हैं, एशिया की, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया आपकी साथ में आती हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। इसका एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या होगा, जो टैरिफ होगा उसको लो किया जाएगा, सर्विसेज का प्रमोशन यहाँ पर ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड है सर्विसेज का और इन्वेस्टमेंट का उसको ज्यादा से ज्यादा ओपन अप किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपका कंपनीज है और जो कंपनीज के द्वारा यहाँ पर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज में, तो उसका भी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ये हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। अगर हम GDP के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सो RCEP कवर 30% ऑफ ग्लोबल GDP। आपको ये यहाँ पर याद रखना है, जो कि कितना वर्थ है आपका, $26.2 ट्रिलियन। तो ये यहाँ पर याद रखना है। एंड नियरली थर्ड ऑफ दी वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, सम 2.2 बिलियन पीपल। यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पूरे थर्ड पॉपुलेशन पे आ जाता है, मतलब कि 2.2 बिलियन पीपल आपको इस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टैरिफ की बात करते हैं तो अंडर RCEP अराउंड 90% ऑफ ट्रेड टैरिफ विद इन द ब्लॉक विल इवेंचुअली एलिमिनेट। तो यहाँ पर अगर ये एग्रीमेंट में जो भी आता है तो 90% ऑफ टैरिफ क्या होता है आपका, रिड्यूस होता है। ये सारी चीजें हो गई। इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया, सबसे बड़ा यहाँ पर इंडिया का जो कंसर्न था वो चाइनीज गुड था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि चाइना की हेजेमनी एक तरीके से स्टैब्लिश हो रही थी। तो आफ्टर द 7 ईयर ऑफ प्रोटेक्टेड नेगोशिएशंस, इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, उससे बाहर आ गए। फिर इसके लिए अगर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता तो इंडिया के लिए क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा, हमारी जो एक्ट ईस्ट स्ट्रेटेजी है, इसकी सिमेट्री में जो हमारे रिलेशन है इंडिया के साथ इन कंट्रीज को, उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। ये हमारे जो बायलैटरल टाइज है बिटवीन द RCEP नेशंस, उनके साथ भी थोड़ा सा हमारा जो फोकस है वो इधर उधर हो सकता है। ओके, इट कुड पोटेंशियली लीव इंडिया विथ लेस स्कोप टू टैप अ लार्ज मार्केट दैट RCEP प्रेजेंट्स। तो यहाँ पर जो आपका RCEP है ना, ये बहुत बड़ा मार्केट प्रेजेंट करता है, तो इंडिया के लिए जो इसका स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। ओके, सो अभी यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या अब ये ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है कि श्रीलंका और बांग्लादेश इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या इंडिया फिर से इसको ज्वाइन करेगा। अब इसमें कोई भी डिसीजन नहीं आया है, फर्दर हम देखते हैं हमारे लिए क्या निकल कर आता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते। देखिए, अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर
करके बताएंगे। सो क्वेश्चन आपके लिए क्या है, गिवन द global economic scenario in the near future, it would be India's interest to dispassionately review its position on RCEP। तो क्या आप ग्लोबल सिनेरियो को देखें, जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है, फ्यूचर में आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद इंडिया की जो इंटरेस्ट है, क्या RCEP को जो पोजीशन है वहां पर उसको हमें आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। तो आपको उसको क्वेश्चन को डिस्कस करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे और कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, काजीरंगा सेंचुरी रीओपन्स। अब यहाँ पर जो काजीरंगा सेंचुरी है इसको रीओपन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको विजिट कर सकते हैं। कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ था तो इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया था, मतलब क्लोज कर दिया गया, अब इसको ओपन किया गया। अब काजीरंगा की बात कर लेते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, आसाम में। ये आप लोकेशन देख सकते हैं। ये आपका मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, हियर अरुणाचल प्रदेश। ये आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल है और ये है आपका आसाम। ठीक है, यहाँ पर आसाम में ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क दिखाई देता। ये काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कई बार न्यूज में था, हमने इसको अच्छे से किया भी है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में आपके 1 हॉर्न राइनो है। तो ये बहुत आपकी जो 4 बिग स्पीशीज है, कौन कौन सी, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो एंड राइनो, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पर ये जो काजीरंगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1985 में इसे काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तो इसको डिक्लेयर किया गया था, यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ओके, ये कब क्रिएट हुआ था, आपका 1904 में इसको क्रिएट किया गया था नेशनल पार्क। इसको 1974 में क्या हुआ था, डिक्लेयर किया गया था, और 2007 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस के आंसर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। अगर लोगों की पॉपुलेशन की जो बैंकिंग हैबिट है वो इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी 100 लोग थे, 100 लोगों में सिर्फ अब 10 और 15 लोग ही बैंक में उन्होंने अपना अकाउंट खुलवा के रखा था, सारी चीजें करके रखी थी, लेकिन ये नंबर बढ़कर कितना हो गया, 60 से 70 हो गया। मतलब आपके पास जो बैंकिंग हैबिट है आपकी वो इंक्रीज हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट ये सारी चीजें कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की मनी मल्टीप्लायर होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मनी मल्टीप्लायर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इफेक्ट दैट आ चेंज इन द मनी सप्लाई। जो मतलब कि मनी सप्लाई में क्या करता है, चेंज करता है, उसे हम क्या करते हैं, मनी मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। इसमें आपके जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपके मनी मल्टीप्लायर में आपके हाथ हैं, तो CRR भी आता है, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बट इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने यहाँ पे स्पीकर की बात करी, कौन से स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली की, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, लोकसभा की नहीं, हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे हैं, एज पर आर्टिकल 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर यहाँ पर आर्टिकल 179 क्या कहता है कि असेंबली की मेंबरशिप अगर उनसे सीज कर ली जाती है स्पीकर की, तो उन्हें तुरंत ही क्या करना होगा, अपना ऑफिस खाली करना होगा। ओके, सो व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली। तो अगर ये भी कहा जाता है कि as per article 179 of the constitution of India, speaker does not have to vacate his office immediately upon the dissolution of legislative assembly. The speaker constitute, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्पीकर कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल द न्यूली इलेक्टेड असेंबली मीट्स। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन थे, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड ऑप्शन की। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, सेकंड आपका ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर स्पीकर को जरूरत नहीं कि जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी डिसॉल्व हुई तो वो स्पीकर क्या कर दे, अपनी जो सीट है उसको वैकेट कर दे। यहाँ पर जब तक न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती, यहाँ पर मीटिंग नहीं होती, तब तक वो क्या कर सकते हैं, उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ स्पीकर। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, यहाँ से आपका राइट ऑप्शन निकल कर आता है 1 ओनली। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। सो आज हमारे पास इतने ही न्यूज और आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्लियर होंगे, बट अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।